A very good afternoon to each and every one of you. I am Richa Sharma and yes, I am back with your daily current affairs session. आज कुछ भी बात करें उससे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं. May this day brings a lot of jubilance, हैप्पी एनर्जी, हेल्दी एनर्जी, मस्ती और जो एक एक्सटैटिक फीलिंग होती है कि हर चीज़ में हम जुबिलियंट हैं, हम बहुत उत्साहित हैं, इस एनर्जी के साथ ये दिन आपकी लाइफ में आए. इसी शुभकामना के साथ लेट अस स्टार्ट द सेशन. और यहाँ आज मैंने तिथि नहीं डाली, आपने देखा होगा, बिकॉज सेशन की स्टार्टिंग में क्वेश्चन से करूंगी. बताइए कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू कैलेंडर या नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के हिसाब से कौन सी तिथि को आती है. राइट, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिलते हैं. सो हमारे कल्चर की भी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ेगी और एग्जाम के लिए भी एक तरह का क्वेश्चन रेडी होगा. कृष्ण जन्माष्टमी कौन सी तिथि को आती है. हिंदू कैलेंडर का महीना लिखेंगे, पक्ष लिखेंगे, तिथि लिखेंगे. ठीक है जी. चलिए, आज हमें 25 और 26 ऑफ अगस्त 2 दिन के करंट अफेयर्स कवर करने थे. वाई? बिकॉज कल था संडे और संडे को आपका डेली सीए नहीं आता है, वीकली सेशन आता है. बट आज काफ़ी सारी न्यूज़ है, राइट, एंड आई डू नॉट वांट टू ओवरलोड यू इन वन सेशन. तो धीरे धीरे स्मॉल चंक्स में आपको दूंगी और इसी रीज़न से अभी हम 25 ऑफ अगस्त के सीए कवर कर रहे हैं. 26 वाला जो कवरेज है वो आपको आज ही मिलेगा. प्लीज़ पे अटेंशन, आज ही मिलेगा शाम को 6 बजे. तो येस, आज डेली सीए के 2 सेशंस आएंगे. एक आप अभी ले रहे हो दिन में 12 बजे, एक शाम को 6 बजे आप लेने वाले हो. ठीक है. एक और चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे ही आप सेशन लेते हो उसके बाद एक टेलीग्राम क्विज आप अटेंड करते हो परचम पे. आज वाली जो टेलीग्राम क्विज है दोनों ही सेशन की कंबाइंड आपको शाम को 6 बजे मिलेगी. तो अभी आप ये सेशन देख लीजिए, उसके बाद इंस्टाग्राम पे 1-2 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, यूट्यूब पे मिलते हैं, वो मिल जाएंगे. लेकिन टेलीग्राम क्विज जो होती है 5-6 क्वेश्चंस की, वो आपको शाम को अवेलेबल होगी. 26 वाला सेकंड सेशन भी शाम को अवेलेबल होगा. ठीक है. चलिए शुरू कर लेते हैं अभी का. तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है नासा की तरफ से. नासा ने प्लान किया है कि जो 2 एस्ट्रोनॉट आपको दिख रहे हैं जो स्ट्रैंडेड हो गए हैं यानी अटक गए हैं ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, उनको धरती पे वापस लाया जाएगा अगले साल. ओके. और कौन सी कंपनी का कैप्सूल है जो उनको लेकर के आएगा स्पेस कैप्सूल? स्पेस एक्स का. राइट. अब ये 2 लोग कौन हैं? इनको आप जानते होंगे, सुनीता विलियम है और ये बैरी विलमोर हैं. ये जो दोनों एस्ट्रोनॉट हैं ये बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर कैप्सूल में बैठ करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे. कब गए थे? जून 2024 के अंदर गए थे. राइट. और कुछ टाइम में इनको लौटना था लेकिन वहाँ कोई टेक्निकल रीजन हो गया जिसकी वजह से लौट नहीं पाए. बोइंग का कैप्सूल वर्क नहीं कर रहा. अब नासा ने दूसरे एक कैप्सूल जिनके साथ इनका टाइअप हो रखा है, स्पेसएक्स का क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल, इसको भेजेगा और फरवरी 2025 में इन दोनों एस्ट्रोनॉट को वापस धरती पर लाया जाएगा. नाउ क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम में? कोई डेट नहीं पूछेगा कि कब तक वापस आएंगे, लेकिन ये पूछा जा सकता है वो 2 एस्ट्रोनॉट कौन से हैं जो बोइंग के कैप्सूल में ISS गए और स्ट्रैंडेड हो गए. तो आपको 2 नाम पता होने चाहिए, सुनीता विलियम और बैरी विलमोर. नंबर 1. नंबर 2, बोइंग का कौन सा कैप्सूल था जिसमें ये दोनों गए थे? तो बोइंग का स्टार लाइनर कैप्सूल. ये बोइंग की फर्स्ट फ्लाइट थी ISS के लिए. रीयूजेबल कैप्सूल हैं ये, यानी बार बार ISS की जर्नी कर सकते हैं. नासा ने 2014 में, ध्यान दीजिएगा, नासा ने 2014 में 2 कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया था. एक था बोइंग और दूसरा था स्पेसएक्स के आप हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो भी एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे आप 2 कंपनीज के थ्रू भेजे जाएंगे. ठीक है. तो बोइंग की ये फर्स्ट फ्लाइट थी जिसमें टेक्निकल गड़बड़ आ गई. अब स्पेसएक्स के क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल को भेजा जाएगा और उन एस्ट्रोनॉट को वापस बुलाया जाएगा. इस स्पेसएक्स के कैप्सूल ने काफ़ी सारी फ्लाइट्स ऑलरेडी कर ली. आई थिंक 13 समथिंग फ्लाइट्स ऑलरेडी कर चुका है. तो 2 क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉट के नाम और दूसरा कौन से कैप्सूल में गए थे और कौन से कैप्सूल से वापस लाए गए. बस ठीक है जी, यहाँ तक क्लियरिटी आ गई. अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं. अगली न्यूज़ आ रही है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है. क्या चीज़ें? 2 चीज़ें. पहला, बायो E3 पॉलिसी. नीतियाँ बनाते हैं ना, पॉलिसीज़ बनाते हैं ना, पॉलिसी बनेंगी तो उसके हिसाब से काम किया जाएगा. पॉलिसीज़ यूजुअली किसी एक फील्ड में काम को और बढ़ाने के लिए, तेज़ी लाने के लिए या फोकस करने के लिए बनाई जाती हैं. ठीक है. तो बायो E3 पॉलिसी को अप्रूवल मिला है. क्या है बायो E3 पॉलिसी ये समझना है. एंड विज्ञान धरा स्कीम को भी अप्रूवल मिला है. क्या है विज्ञान धरा स्कीम? ठीक है. तो बायो E3 पॉलिसी समझने से शुरू करते हैं. बायो E3 इनका फुल फॉर्म क्या है? बायो का मतलब बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी समझते हैं ना, जिसके अंदर हम लैब्स के अंदर अलग अलग टेक्निक से जो भी हमारे बायो एस्पेक्ट्स होते हैं, वो आपके जेनेटिक म्यूटेशन करने हों या फिर कोई नई वैरायटी बनानी हो, तो इन सब बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना 3 सेक्टर्स के लिए. पहला है इकोनॉमी, दूसरा एनवायरनमेंट और तीसरा एम्प्लॉयमेंट. सो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा जोर रहेगा इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इसी के लिए एक पॉलिसी बनाई गई है बायो E3 पॉलिसी.
राइट। इसके तहत इनोवेशन ड्रिवन सपोर्ट दिया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा बायोटेक फील्ड के अंदर, ताकि हम एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी काम कर सकें, हमारी इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मूव कर सके। हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है ना, लाइफ प्रोजेक्ट, राइट। तो हम लाइफ प्रोजेक्ट जिसमें आम आदमी कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, हम कैसे ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट तक पहुंच सकते हैं, हम कैसे ग्रीन इकोनॉमी बन सकते हैं, तो इन सब के लिए ज़्यादा R&D और रिसर्च डेवलपमेंट होगा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ये 3 E याद रखिएगा। इस तरह की चीज़ों में पूछ लिया जाता है कि बायो E3 पॉलिसी में E का क्या मतलब है, तो इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ओके, फिर देखते हैं हम कि इस पॉलिसी के तहत काफ़ी सारे बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स होंगे, बायो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बायोटेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा ताकि इस फील्ड को बहुत बढ़ावा मिल सके। तो हमारा जो नेट ज़ीरो कार्बन इकोनॉमी का एक मिशन हमने ले रखा है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उस पर हम काम कर पाएंगे, हम ग्रीन ग्रोथ एज अ कंट्री कर पाएंगे। और देन विज्ञान धरा स्कीम क्या है, विज्ञान धरा स्कीम को भी अप्रूवल मिला है। सो 3 अम्ब्रेला स्कीम्स थी किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 3 अम्ब्रेला स्कीम यानी बड़ी मेजर स्कीम्स जिनके अंडर में और छोटी छोटी सब स्कीम्स आती हैं। तो इन तीनों मेजर स्कीम को यूनिफाई कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है, और क्या नाम दिया गया है, विज्ञान धरा। और ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होगी। विज्ञान धरा किस तरह की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि जो भी इस स्कीम पे खर्चा आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी। गॉट इट ना। विज्ञान धरा स्कीम का अभी एक प्रपोजल दिया गया है कि भाई कितनी लागत लगाई जाएगी और कब तक के लिए, तो करीब 10,000 करोड़ रुपीस 21-22 से 25-26 तक लगाए जाएंगे। और इसके 3 मेजर कंपोनेंट हैं विज्ञान धरा स्कीम, यानी विज्ञान के क्षेत्र में ये स्कीम है, राइट। तो 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग। साइंस और तकनीक के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट भी हो और ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम एज अ प्रोफेशनल भी आगे बढ़े, एज एन इंस्टीट्यूशन भी आगे बढ़े। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और तीसरा इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। तो कुल मिलाकर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान धरा स्कीम को अप्रूवल मिला है, एंड दिस इज व्हाट द न्यूज़ इज ऑल अबाउट। क्लियर? चलिए, फिर अगली न्यूज़ आ रही है कि इंडियाज़ फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है। भारत का पहला रीयूजेबल यानी जिसको बार बार यूज़ किया जा सकता है, हाइब्रिड यानी सॉलिड और लिक्विड फ्यूल ये यूज़ करता है, इस तरह का एक रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है चेन्नई से, और उसके बारे में हमें पढ़ना है उस रॉकेट का नाम क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, सो फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट ऑफ इंडिया, भारत का, भारत में ही बना हुआ, उसका नाम है RHUMI-1, रूमी 1। तो सीधा सीधा क्वेश्चन एक बनता है कि भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है चेन्नई से, उसका नाम क्या है, रूमी 1 नाम है। ठीक है, चेन्नई से लॉन्च हुआ है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किसने बनाया, किसने बनाया, इसरो ने बनाया है, DRDO ने बनाया, नहीं, इन्होंने नहीं बनाया है। इट इज़ डेवलप्ड बाय तमिलनाडु बेस्ड एक स्पेस से जुड़ा हुआ स्टार्टअप है, और उसका नाम है स्पेस जोन और स्पेस जोन इंडिया, और उसके साथ में मार्टिन ग्रुप। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, स्पेस जोन इंडिया एंड मार्टिन ग्रुप ने मिल करके रूमी 1 को बनाया है और चेन्नई के अंदर ये डेवलप किया गया है। इसके अभी ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया इसमें क्यूब सैट्स लॉन्च की गई। क्यूब सैटेलाइट्स यानी छोटी सैटेलाइट्स होती है, 1 kg अराउंड तक का उनका वेट होता है। 3 क्यूब सैट, 50 पीको सैटेलाइट्स भी यही होती हैं, 100 ग्राम से लेके 1 kg तक का वेट होता है इनका। तो ये रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि जो रॉकेट है ये छोटी छोटी सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए लॉन्च किया गया है, और ये जो सैटेलाइट हैं ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड डेटा गैदर करेंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूमी 1 ये रीयूजेबल भारत का पहला रॉकेट है जिसको चेन्नई से लॉन्च किया है। 2 कंपनी ने इसको बनाया है, पहली है स्पेस जोन इंडिया और दूसरी है मार्टिन ग्रुप। क्लियर हो गया यहां तक? रूमी का जो मिशन था इस रॉकेट को बनाने का, उसको लीड किया आनंद मेघालिंगम जी ने, जो कि फाउंडर हैं स्पेस जोन के, और उनकी मेंटरशिप, अंडर द मेंटरशिप ऑफ डॉक्टर अन्नादुरई, जो कि फॉर्मर
डायरेक्टर रह चुके हैं इसरो सैटेलाइट सेंटर के। इनका नाम सबका याद रखने की जरूरत नहीं, आनंद मेघालिंगम जी का नाम थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, पूछे जाने के चांसेस कम हैं बट यू नेवर नो। अच्छा, इसको हमने हाइब्रिड बोला है बिकॉज लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट सिस्टम पे इसका इंजन, इस रॉकेट का इंजन वर्क करता है। हाइब्रिड क्लासरूम सुना है, डिजिटल क्लासरूम भी होते हैं, फिजिकल भी पढ़ा रही है टीचर और डिजिटल ऑनलाइन भी चल रहा है, उसको हाइब्रिड क्लासरूम बोलते हैं। इसी तरह से सॉलिड और लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट पे वर्क कर रहा है, इसलिए हाइब्रिड रॉकेट कहा गया। न्यूज़ क्लियर हो गई। चलो अगली न्यूज़ आ रही है FSSAI, जो हमारी फूड क्वालिटी है ना भारत में, उसको मॉनिटर करने वाला, उसको गवर्न करने वाला, उसको रेगुलेट करने वाला बॉडी कौन सा है? FSSAI है। सो FSSAI ने ऑर्डर दिए हैं कि ये जो मिल्क पैकेट्स पे आप देखते हो ना A1 मिल्क, A2 मिल्क लिखा हुआ आता है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग आप जो भी करोगे दूध की पैकेट्स वगैरह की, उसके ऊपर A1 A2 लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं 6 महीने के अंदर अंदर, ये सारे प्रोडक्ट्स आप यूज़ करवा लीजिए, इससे ज़्यादा ही फ्लोट नहीं होने चाहिए। 6 महीने या 6 वीक्स का कुछ टाइम है। नॉट इंपॉर्टेंट दिस इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि FSSAI ने ऑर्डर दिया है A1 और A2 क्लेम करते हुए जितने भी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के पैकेट्स हैं वो बंद हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि FSSAI के पास ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जिनसे हम ये पुख्ता तौर पे बता सकें अच्छा ये A2 मिल्क है, ये A1 मिल्क है और A2 मिल्क ज़्यादा बेटर होता है। तो ऐसा FSSAI ने कोई रूल्स प्रोसीजर्स नहीं निकाल रखे हैं, तो ये कस्टमर को गुमराह करने वाली बात है। अभी तक साइंस ने भी पुख्ता तौर पे ये नहीं बताया है कि A2 मिल्क इज़ बेटर देन A1 मिल्क। कई बार A2 गाय का मिल्क है, ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है, इसमें जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी से मैच करते हुए इजीली डाइजेस्ट करवा देते हैं, ये सारे क्लेम्स दिए जा रहे हैं। लेकिन ये क्लेम अभी तक ढंग से सिद्ध नहीं हुए हैं, दीज हैव नॉट बीन प्रूवन साइंटिफिकली, और इसीलिए FSSAI ने बोला है कि कंज्यूमर को गुमराह करने वाली बात है, तो इस तरह के आप क्लेम्स करना बंद कीजिए। तो आइए समझते हैं। FSSAI ने ऑर्डर किया रिमूवल A1 और A2 क्लेम का, और FSSAI का फुल फॉर्म देख लो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इन्होंने ये बोला कि भाई A1 और A2 टाइप ऑफ मिल्क जो है वो मेन डिफरेंस क्या रखता है? वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक बीटा कैसिन प्रोटीन होता है जो दूध में सबसे मेन प्रोटीन होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इस प्रोटीन का, कौन से प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं? बीटा कैसिन। सो बीटा कैसिन प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है उसका जो स्ट्रक्चर है, एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, उसमें एक बेसिक सा डिफरेंस होता है जिसकी वजह से दूध को A1 या A2 कैटेगराइज किया जाता है। अब वो देखते हैं क्या है। देखो A1 बीटा कैसिन की हम बात कर रहे हैं। इस एमिनो एसिड में 67 पोजीशन पे, मान लीजिए ये अमीनो एसिड है, तो 67th पोजीशन पे यहाँ पे हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है इस प्रोटीन में। इस बीटा कैसीन में A1 मिल्क में 67 पोजीशन पे क्या होता है? हिस्टिडीन होता है। वहीं A2 बीटा कैसीन में इस 67 पोजीशन पे प्रोलाइन होता है। सो ये हिस्टिडीन होगा या प्रोलाइन होगा, इसी से A1 या A2 का डिफ्रेंसिएशन डेवलप होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो A2 बीटा कैसीन है वो इजी टू डाइजेस्ट है। लोगों में जिनमें सेंसिटिविटी है, दूध सूट नहीं करता, उनको भी ये A2 मिल्क बेटर सूट करता है, और इसीलिए कंपनीज बढ़ चढ़ के A2 मिल्क और A2 मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करती हैं कि हमारा मिल्क A2 काउ से आया है। ठीक है, लेकिन FSSAI ने क्या बोला? अभी कोई करंट रूल्स नहीं है जो रिकॉग्नाइज कर सकें इस तरह का डिफरेंस। हम नहीं बता सकते ये A1 का है या A2 का है, और A2 बेटर है क्या A1 से, अभी तक ये प्रूवन नहीं है। ठीक है, और इसीलिए इस तरह के क्लेम्स को बंद करेंगे आप। तो अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? यहां से FSSAI के ऊपर कुछ आ सकता है, नहीं तो आपसे पूछा जा सकता है A1 और A2 में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है। तो 67 पोजीशन पे बीटा कैसीन के अंदर A1 के अंदर आता है हिस्टिडीन, A2 में आता है प्रोलाइन, ये डिफरेंस है। चलें आगे। अगली खबर, नहीं आज नेशनल स्पेस डे नहीं है। नेशनल स्पेस डे आप पढ़ चुके हो ना, कब पढ़ा था आपने? 23 अगस्त को, बिल्कुल। और फर्स्ट एडिशन क्यों? क्योंकि 1 साल पूरा हो गया जब चंद्रयान 3 मून के नियर साउथ पोल पे लैंड किया था, राइट। तो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को आपने पढ़ लिया है, लेकिन उसी पूरे सेलिब्रेशन में एक मैगजीन भी लॉन्च की गई, और उस मैगजीन को हमें पढ़ना है। उस मैगजीन का नाम है सपनों की उड़ान। ठीक है जी, सो सपनों की उड़ान मैगजीन का लॉन्च किया गया, ये न्यूज़ है। पढ़ते हैं इस मैगजीन को किसने डेवलप किया है, किसने लॉन्च किया है, एटसेट्रा। सो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिलीज की। नंबर 1, सपनों की उड़ान मैगजीन रिलीज किसने की है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने की है। ई मैगजीन है सपनों की उड़ान। कब लॉन्च की गई है? नेशनल स्पेस डे पे की गई है। इसको
डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, इन कोलैबोरेशन विद एनसीईआरटी इसको रिलीज किया गया। अगर आप पोस्टर ध्यान से देखो, ये देखिए, दिस ई मैगजीन इज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी, राइट, एंड इट इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनसीईआरटी बोथ। क्लियर? सो एनसीईआरटी द्वारा डेवलप की गई ये सपनों की उड़ान। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एनिवर्सरी थी चंद्रयान 3 का लूनर साउथ पोल के पास लैंड होने का, और इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इस मैगजीन की थीम है स्पेस। सो सीधा सीधा सवाल, नेशनल स्पेस डे पे एक मैगजीन लॉन्च होती है उस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनसीईआरटी, उसका नाम क्या है? सपनों की उड़ान। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी, इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल नई दिल्ली के अंदर। नेशनल मेडिकल रजिस्टर, एनएमआर क्या होगा? जैसे रजिस्टर होता है ना कंपनीज में या स्कूल में रजिस्टर्स होते हैं जिनमें आपका सारा डिटेल लिखा हुआ होता है, बच्चे का नाम, पेरेंट्स का नाम, एज क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, सब होता है ना। इसी तरह से नेशनल मेडिकल रजिस्टर है जिसके ऊपर जो भी लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है यानी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस हैं, एमएस हैं, एक्सेट्रा, उनका सारा ब्यौरा दिया हुआ होगा, राइट। उनका लाइसेंस नंबर होगा, उनके नेम, पता, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें उस मेडिकल पोर्टल के ऊपर होंगी, नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल पे होंगी, और वो लिंक्ड होगा उनके आधार कार्ड से, ताकि वेरिफिकेशन बहुत सिंपल हो जाए। ऐसा नहीं कि किसी ने गड़बड़ इन्फॉर्मेशन अपनी दे दी। इससे होगा क्या? इससे सारे डॉक्टर्स की, सारे प्रैक्टिशनर्स की इन्फॉर्मेशन का ये एक डेटाबेस रेडी हो जाता है। आपको कभी रेफर करना हो तो आप रेफर कर सकते हो। जैसे आधार कार्ड से सारे नागरिकों का डेटाबेस रेडी हो गया, इसी तरह से नेशनल मेडिकल रजिस्टर से मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का डेटा रजिस्टर रेडी हो जाएगा, और उसी का पोर्टल नई दिल्ली के अंदर जेपी नड्डा जी ने लॉन्च किया है। समझ में आ गया? और ये नेशनल मेडिकल रजिस्टर बनाया जाना चाहिए, ये कहाँ मैंडेटेड है, यानी कहाँ लिखा हुआ है कि कंपलसरी रूप से नेशनल मेडिकल रजिस्टर बनाया जाना चाहिए? ये मैंडेटेड है सेक्शन 31 ऑफ एनएमसी एक्ट 2019। गॉट इट? जिसमें ये कहता है कि एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो है उसको नेशनल मेडिकल रजिस्टर बनाना होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ई फॉर्म में, और जिसके अंदर ये सारी डिटेल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रहेंगी। ठीक है। एनएमआर जो है नेशनल मेडिकल रजिस्टर, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री का पार्ट है, जो कि फर्दर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आता है। बिकॉज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में क्या होगा, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबका आपके पास ई डेटा होगा। फिर जो पेशेंट्स जुड़ेंगे उनका भी सारा डेटा होगा, क्या क्या ट्रीटमेंट कैसा कैसा लिया है, तो वो सारा ई पोर्टल से ही जुड़ा हुआ ये नेशनल मेडिकल रजिस्टर है। समझ में आ गई कहानी? ओके। अगली न्यूज़ जो आ रही है वो असम से आ रही है। असम के पूर्व सीएम रह चुके, नॉट असम, सॉरी, मेघालय के पूर्व सीएम रह चुके सालसेंग सी माराक, इनका निधन हो गया है। ही वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ मेघालय जिन्होंने पूरे 5 ईयर्स का टेन्योर कार्यकाल अपना चीफ मिनिस्टर के तौर पे पूरा किया था। मजे की बात क्या है, ये पहले ऐसे सीएम थे जिन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए भी सीएम की पोजीशन को सर्व किया है। सो सवाल कैसे बनेगा कि मेघालय के पूर्व चीफ मिनिस्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनमें से कौन थे? तो आपको नाम पता होना चाहिए, सालसांग सी माराक जी। या फिर आपसे पूछा जाए सालसेंग सी माराक जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? सो आंसर मेघालय, राइट। चलिए, सो 82 ईयर्स के थे, पहले चीफ मिनिस्टर थे मेघालय के जिन्होंने 5 ईयर टर्म पूरी की थी 1993 में। 1998 में शॉर्टेस्ट टाइम ऑफिस होल्ड करने वाले व्यक्ति भी बने थे, 12 दिन के लिए ये सीएम बने थे, और उसके बाद इनकी कोलिजन टूट गई थी। अगली खबर के लिए अब हम चलेंगे थोड़ा बिजनेस, बैंकिंग, फिनेंस सेक्टर की तरफ, और पहली न्यूज़ आ रही है बंधन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। बंधन बैंक, नॉट बंधन म्यूचुअल फंड। ये जो पोस्टर है इस पे ध्यान नहीं देंगे हम, इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। सो बंधन बैंक ने लॉन्च किया है अवनी सेविंग अकाउंट। अवनी सेविंग अकाउंट, अवनी गर्ल का नाम है, बॉय का नाम है, गर्ल का नाम है, तो ये विमेन के लिए अकाउंट खोले गए हैं। अवनी सेविंग अकाउंट इज मेंट फॉर विमेन। इसमें हर महीने, हर क्वार्टर में 25,000 रुपये का आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा, और इसमें आपके लिए पर्टिकुलरली विमेन के लिए सेविंग अकाउंट रखा गया, बिकॉज बंधन बैंक की मेजर कस्टमर बेस कौन है? विमेन है। सो कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में अवनी सेविंग अकाउंट ओपन किया है? बंधन बैंक। या बंधन बैंक ने विमेन कस्टमर्स के लिए कौन सा सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया है? अवनी सेविंग बैंक। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ेंगे, वन लाइनर न्यूज़ थी ये। बंधन बैंक का थोड़ा हम स्टैटिक देख लेते हैं। कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? कोलकाता। बचपन से ही कोलगेट फैमिलीज में बहुत यूज होता है ना, पेस्ट की अगर हम बात करें तो कोलगेट से बड़ा अच्छा बंधन है फैमिलीज का। कोलगेट से कोलकाता याद आ सकता है, सीधे कर लो, नहीं तो छोड़ो,
राइट। सो कोलकाता वेस्ट बंगाल में हेडक्वार्टर्ड है। रतन कुमार केश जी अभी इंटरिम एमडी एंड सीईओ हैं जब तक प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता, तो ये फ्यूचर में चेंज होंगे। अगली खबर आ रही है फोन पे से रिलेटेड। फोन पे ने अनवील किया है यूपीआई क्रेडिट लाइन फीचर। कभी लाला जी की दुकान पे गए हो, बनिए की दुकान पे? पहले, अब तो सिस्टम शायद कम हो गया है, पहले क्या हुआ करता था कि उधारी पे सामान ले लिया करता था। छोटे छोटे शहरों में अभी भी चलता होगा कि वहाँ रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं कि अच्छा महीने का राशन लेते जाओ, महीने के एंड में आकर के हिसाब कर लेना, राइट। तो ऑलमोस्ट उसी तर्ज पे ये एक फीचर लॉन्च किया है। किसने? फोन पे ने, यूपीआई क्रेडिट लाइन फीचर, कि आप फोन पे है ये, ठीक है, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। फोन पे ने क्या लॉन्च किया है? क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। तो क्वेश्चन बनेगा, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई फीचर किसने लॉन्च किया? कौन सी कंपनी ने? फोन पे ने किया। अब इसमें होगा क्या, देखिए, मर्चेंट्स जो होंगे वो अपने कस्टमर्स को एक और ऑफर कर सकते हैं कि आप क्रेडिट लाइन फीचर ले लो, तो आपकी एंट्री हो जाएगी, आप उसको अपने यूपीआई से जोड़ दो जिससे भी आपके बैंक जुड़ा हुआ है, आप खरीदारी कर लो, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आपको क्रेडिट लाइन हमने दे दी और बाद में आप इसको चुका सकते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है। यही होता है ना, क्रेडिट कार्ड में हम यूज कर लेते हैं, हमें पैसा बाद में भरना पड़ता है, बस वही फीचर है जो कि फोन पे ने लॉन्च किया। और फोन पे वॉलमार्ट का फिनटेक फर्म है। क्लियर हो गया जी? चलिए अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स डोमेन पे, और सबसे पहली खबर आ रही है कि इंडिया की जो सर्फिंग टीम है, सर्फिंग क्या होती है? बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं पानी की, यस, और इनके ऊपर सर्फ बोर्ड, मतलब जो सर्फर्स होते हैं वो पानी की लहरों के ऊपर अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं। सो इंडिया की सर्फिंग टीम ने पहली बार अपना स्पॉट फिक्स किया है एशियन गेम्स 2026 में, यानी एशियन गेम्स जो 2026 में होंगे। कहाँ होंगे? जापान के अंदर होंगे। पहली बार हमारी सर्फिंग टीम पार्टिसिपेट करेगी एशियन गेम्स में। अभी तक हमने क्वालिफाई ही नहीं किया था किसी भी सीजन। ओके, सो इंडियन सर्फिंग टीम सिक्योर्स हिस्टोरिक, पहली बार हो रहा है, फर्स्ट कोटा फॉर 2026 एशियन गेम्स, जो कि कहाँ होंगे? आइची नागोया जापान के अंदर होंगे सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। सो मेन और विमेन की जो टीम है दोनों ने एक एक स्पॉट अपने फिक्स कर लिए एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2026 में। अब जब होगी तब क्या नतीजे आते हैं तब के तब देखा जाएगा। और अभी ये जो क्वालिफाइंग मैचेस हो रहे थे, यानी क्वालिफाइंग कॉम्पिटिशन हो रहे थे, मालदीव्स में हो रहे थे, जहां अपन ने कोटा हासिल किया है। कोटा का मतलब है कि आपने स्कोर बहुत अच्छा किया तो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है रिटायरमेंट का क्रिकेट जगत से। किसका? हु इज दिस पर्सन? शिखर धवन। तो शिखर धवन ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से संन्यास या रिटायरमेंट ले रहा हूं। और जैसे ये अनाउंसमेंट आएगा, शिखर धवन जी के करियर के हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम के लिए। सो क्रिकेटर शिखर धवन अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट, राइट। कितने साल के हैं भाई? अभी ये 38 ईयर्स के हैं। और इनका इंटरनेशनल डेब्यू, यानी इंटरनेशनल मैच इन्होंने सबसे पहले कब खेला? 2010 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन विशाखापट्टनम। इनका ये वनडे इंटरनेशनल था। ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट में 3 फॉर्म्स आते हैं, वनडे इंटरनेशनल, T20 फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट। तीनों में ही काफ़ी एक्टिव प्लेयर ये रहे थे। अब अगर इनके रिकॉर्ड की बात करें, इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट सेंचुरी बाय अ डेब्यूटांट इन अ टेस्ट मैच। डेब्यूटांट यानी नया खिलाड़ी, तो टेस्ट मैच के अंदर पहली बार खेल रहे, डेब्यूटांट यानी पहली बार खेल रहे हैं, तो सबसे फास्टेस्ट 100 इन्होंने बनाए थे डेब्यूटांट के तौर पे। 85 बॉल में इन्होंने 100 स्कोर किया था। ये मैच भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था। कहाँ? 2013 का टेस्ट मैच था, ये मोहाली में खेला जा रहा था। एक ही रिकॉर्ड इनके नाम हो गया। प्लस ही इज बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन टीम इन सो मेनी चैंपियनशिप्स, वो एशियन हो चाहे वर्ल्ड कप हो। ही इज बीन वन ऑफ द गुड स्कोरर्स, वन ऑफ द 8th बैट्समैन इन ODI जिनके 5000 से ज़्यादा रन हैं और जिसमें 40 प्लस का एवरेज है, ठीक है। और अगर हम स्ट्राइक रेट बोलें तो 90 प्लस का स्ट्राइक रेट है। यानी दुनिया भर में ऐसे 8 बल्लेबाज हैं, बैट्समैन हैं, जिनके 5000 से ज़्यादा रन हैं और साथ ही साथ 40 प्लस का एवरेज और 90 प्लस की स्ट्राइक रेट है। और उनमें से एक किसका नाम है? धवन का नाम है, शिखर धवन का। ओके, देन इंडिया से बाकी जो 2 हैं वो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। IPL की अगर हम बात करें तो शिखर धवन 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं आफ्टर विराट कोहली इन IPL। सो ये कुछ इनके करियर की हाईलाइट्स थी जो हमने देखी हैं। देन रेसलिंग डोमेन से एक बहुत अच्छी खबर इंडिया के लिए आई कि रेसलिंग में इंडियन विमेन जो हैं उन्होंने फर्स्ट एवर टीम टाइटल जीता है अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि अमान जॉर्डन के अंदर हुई। 25 को ही अभी खत्म हुई है ये। सो रेसलिंग में इंडियन विमेन टीम ने, राइट,
इंडियन विमेन टीम ने अंडर 17 में पहली बार टीम टाइटल अपने नाम किया है। और विमेन हमारी पार्टिसिपेंट्स की हम बात करें तो 8 मेडल टोटल वो लेकर के आई हैं, जिसमें 5 गोल्ड शामिल हैं। ओवरऑल इंडियन टीम मेन और विमेन दोनों मिला लें तो हम अंडर 17 रेसलिंग में 10 मेडल्स लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ये मेन बात थी, इतना ही ध्यान रखना है। And then another women record coming our way, Diana Pundole। ये पहली इंडियन वुमेन रेसर बनी है जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीती है कार रेसिंग के अंदर। सो कार रेसिंग में नेशनल चैंपियनशिप जीतने वाली पहले महिला कौन बनी है? डायना पुंडोले बनी है। और सैलून कैटेगरी टाइटल के अंदर इन्होंने अपनी जीत हासिल की है, सैलून कैटेगरी टाइटल। MRF वॉज द स्पॉन्सर, MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जो चेन्नई में कंडक्ट की गई, उसमें डायना पुंडोले वॉज द फर्स्ट वुमन, इंडियन वुमन विनर। ठीक है जी, अब रुकिए, जो भी कुछ आपने आज पढ़ा है उसकी PDF कहाँ मिलेगी? उसका PDF आप अभी जाकर के परचम के टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हो। परचम का टेलीग्राम चैनल है, परचम क्लासेस नेम से ही, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और परचम की ऐप में फ्री सेक्शन है एक, तो वहाँ से भी आप इंग्लिश और हिंदी दोनों PDF ले सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर कोई भी PDF चाहिए, वो करंट अफेयर का हो या GA के कोई भी सब्जेक्ट का हो, तो parchamclasses.in से आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि ये 6 मंथली मैगजीन। SSC CGL वाले बच्चे ध्यान दें, आप में से कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम करंट अफेयर कब तक का पढ़ें, अगर हमारे एग्जाम अभी 9th से स्टार्ट हो रहे हैं। अगस्त तो कंप्लीट करो, बिकॉज आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। यू कैन नेवर बी वेरी श्योर कि हम 1 महीने पहले तक के पढ़ के जाएं और छोड़ दें, क्या करें। सो अगस्त आप कंप्लीट करेंगे, आप सितंबर छोड़ सकते हैं। जिन बच्चों के सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में एग्जाम है, एक थंब रूल बना लो, 7 से 10 दिन पहले आप CA पढ़ना छोड़ सकते हो। तब तक का करंट अफेयर अपने टिप्स पे रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है। और SSC CGL वाले बच्चों, एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है कि 2024 से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे जब सीजन स्टार्ट हुआ था CHSL वाले बच्चों को 2023 से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे, कुछ एक 22 से भी पूछ लिए गए थे, राइट। आप 2024 अच्छे से तैयार रखिएगा, 23 तो गोज विदाउट सेइंग कि तैयार रखना ही पड़ेगा। SSC का पैटर्न ही है कि 1 से 1.5 साल की CA आराम से वो पूछता है, ठीक है। तो ये 6 मंथली मैगजीन है, जैन से जून पूरा इसमें आपका कवर्ड है, हाईली रिकमेंडेड अगर पढ़ना है। इसके बाद वाले जो भी मंथ है मंथली मैगजीन से कवर कर सकते हो। लास्ट मिनट प्रेपरेशन, बहुत थोड़ा टाइम बचा है CGL वाले बच्चों। सो PYQs हाईली रिकमेंडेड होते हैं, बिकॉज SSC का एक पैटर्न होता है कि पुराने सालों से उठा करके एज इट इज क्वेश्चन वो दे देता है। सो ये PYQ का पूरा कंपाइलेशन आप लोगों के लिए लाया गया है। 10,000 से ज़्यादा PYQ हैं पूरे जनरल अवेयरनेस के, राइट। और वो आपको परचम ऐप पे मिल जाएंगे, विद एक्सप्लेनेशन है, तो आप काफ़ी कुछ यहीं से तैयार कर सकते हो। ये आपको PDF फॉर्म में मिलेगा, इन ऐप डाउनलोड ही होगा, प्रिंटेबल नहीं है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो तो फिर आपके लिए टेस्ट सीरीज भी है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। दोनों चीज़ें आपको परचम ऐप पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरह आपकी प्रैक्टिस करवा देगा। ज़्यादा जानकारी आप चाहिए तो अभी मैं आपको हेल्पलाइन नंबर बताऊंगी, वहाँ कॉन्टैक्ट करना। अब देखिए, ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है कि आप पूरी GA तैयार कर सको। 1 महीने में पूरी की पूरी GA 100% तैयार हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए मैं आपको टेस्ट सीरीज बता रही हूँ, PYQs बता रही हूँ। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये SSC स्टैटिक GK कोर्स ज़रूर से करके जाइए। इसके अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कंपाइलेशन है जहाँ से SSC ने भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। अगर पूरा पढ़ सकते हो वेल एंड गुड, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तैयार है, नहीं तो स्टैटिक GK तो मैं बोलूँगी छोड़ के मत जाइएगा, परचम ऐप पे चेकआउट कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये ईमेल एड्रेस है, यू कैन कॉल, मेल, ऐप चैट कर सकते हो, ठीक है। अभी 25 अगस्त वाला जो हमने पूरा कंपाइलेशन लिया है वो यहीं तक है। अभी हम रिविजन क्वेश्चन देखेंगे। एक और वीडियो आएगा आज शाम को 6 बजे, ठीक है, जिसमें हम 26 अगस्त का पूरा कंपाइलेशन कवर करेंगे और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पेंशन सिस्टम रिवाइज हो चुका है, वो पूरा पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं, ठीक है। सो डू नॉट मिस आउट दैट सेशन। चलो, आज की टेलीग्राम क्विज भी कितने बजे आएगी? शाम को 6 बजे आएगी, प्लीज डू नॉट फॉरगेट। चलो, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, आंसर करना शुरू कीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैगजीन रिलीज टू कमेमोरेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ चंद्रयान 3's लैंडिंग ऑन मून? यानी कि नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है नेशनल स्पेस डे क्यों मनाया जा रहा है, ठीक है। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी नियर द साउथ पोल ऑफ मून, और उसके लिए हमने चंद्रयान 3 की लैंडिंग वाले दिन को ही नेशनल स्पेस डे के तौर पे मनाना शुरू किया, 23 अगस्त। और इस बार हमने पहली बार ये सेलिब्रेट किया, और उसमें एक मैगजीन लॉन्च की। नाम पूछा जा रहा है, सी विल बी द राइट आंसर, सपनों की उड़ान। अगला क्वेश्चन, आंसर करो फटाफट। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल
हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1। रॉकेट का नाम आपको दे दिया, रूमी 1 रॉकेट का नाम है, इंडिया का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है? स्पेस जोन इंडिया, मार्टिन ग्रुप। बी विल बी दी राइट आंसर। चलो, विच बैंक लॉन्च्ड एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट नेम्ड अवनी फॉर विमेन कस्टमर्स? एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट है महिलाओं के लिए ही, अवनी के नाम से। कौन सा बैंक है जिसने इसको लॉन्च किया है? ये बंधन तो प्यार का बंधन है, बंधन बैंक। चलो, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप इन द सैलून कैटेगरी? बताओ क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था? डियाना पुंडोले। ओके, एंड देन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आज ही शाम को 6 बजे मिल जाएगा। और मैंने एक क्वेश्चन आपसे और पूछा था, कृष्ण जन्माष्टमी कौन सी तिथि को मनाई जाती है? आज कृष्ण जन्माष्टमी है, उसका आंसर भी हम शाम को डिस्कस करेंगे। सो जाते जाते आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द ई इन बायो E3 पॉलिसी डज नॉट स्टैंड फॉर? 3 चीजों के लिए ई स्टैंड कर रहा है, एक चीज के लिए नहीं कर रहा, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है जी, ये था अभी का सेशन। मिलते हैं वापस आज शाम को 6 बजे। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।